एग चावल। मुंबई में नौकरी करने के लिए बबलू, रॉकी और मुन्ना कहकर 3 दोस्त आए थे। वे सब मिलकर एक कमरे में किराए पर रहने लगे। बबलू और रॉकी कम पैसों के लिए छोटे छोटे नौकरी में शामिल हुए, लेकिन मुन्ना तो घर में ही खाली बैठता था, इसलिए मुन्ना खाना पकाने का काम देखता था। फिर भी उनका हिस्सा के पैसे वो भर देता था। एक दिन मुन्ना खाने में अंडा सब्जी बनाया। उसको वे 3 दोस्त परोसकर मजे से खाने लगे। तब मुन्ना से बबलू, अरे मामू, कितना दिन भी खाने से तुम्हारा ये एग करी तो बोर नहीं लगता है रे। लेकिन अगर तुम ऐसे खाली घर में बैठोगे तो हमारे लिए बोझ पड़ रहा है। तुम भी कोई नौकरी कर सकते हो ना, हमें भी थोड़ा मदद होगा, कहा। तब रॉकी, क्यों रे, तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। देखो मामू, तुम घर में बैठोगे तो तुम्हारा पोषण हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी तुम्हारा पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलना है तो इस शहर में कहाँ से मिलेगी। जो भी नौकरी मिलता है उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा, कहा। तब मुन्ना, अरे देखिए, कुछ चीजों में मैं बहुत क्लैरिटी से रहता हूँ। हम अपना गांव छोड़कर इधर क्यों आए हैं? हमारा पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलेगा कहकर आए थे, तो फिर उसके लिए कोशिश किए बिना कुछ ना कुछ नौकरी में ज्वाइन हुआ तो आपको जो नौकरी चाहिए वो कहाँ से मिलता है और आपको कैसे पता चलेगा? घूमने के लिए वक्त कहाँ मिलता है? फिर भी मेरा हिसाब का किराया तो मैं दे रहा हूँ, करंट बिल भी मैं ही भर रहा हूँ। तुम लोग तो केवल चीजें ला रहे हैं बस, और मुझे पोषण कर रहे हैं जैसा बिल्डअप दे रहे हैं। जाइए जाइए, जाकर अपना अपना नौकरी कीजिए, कहकर मुन्ना वहां से चला गया। तब रॉकी से बबलू, अरे ये जो कह रहा है वो तो सच है ना। हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें मिले पैसे हमारे खर्चे के लिए ही काफी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये मुन्ना ये सब कैसे कर रहा है? पहले इसका पीछा करके देखते हैं, तब इसके बारे में पता चलेगा, कहा। बाद में वे दोनों जाकर कमरे के बाहर चुप गए। ऐसे थोड़ी देर के बाद उनके कमरे के पास एक ऑटो आया। उस ऑटो में मुन्ना 2 बड़ा बर्तन रखकर ऑटो में चढ़ गया। तब वो ऑटो निकल पड़ी। उस ऑटो को बबलू और रॉकी उनके बाइक पर पीछा करने लगे। कुछ देर के बाद वो ऑटो एक बीच के पास रुकी। उसमें से बर्तन को नीचे उतारकर मुन्ना उनको एक टेबल के ऊपर रखा। तब मुन्ना, आइए बाबू आइए, आपके लिए गर्मा गर्म लाया हूँ एग करी चावल। आइए, तुरंत आइए, आपको स्वाद पता है ना, अगर देरी किया तो खत्म हो जाएगा। आइए, जल्दी आइए, कहकर पुकारने लगा। तब बहुत सारे लोग उधर आकर एग करी चावल खाने लगे। वो देखकर बबलू और रॉकी हैरान रह गए। भीड़ बढ़ने की वजह से मुन्ना उनको बहुत मुश्किल से एग चावल दे रहा था। वो देखकर बबलू से रॉकी, मामू, हमने तो मुन्ना को कम नजर से देखे, लेकिन वो तो इतना मेहनत करके हमारा ऊपर किराया का बोझ नहीं गिरे जैसे कर रहा है रे। जो भी है, उसका ये सोच और उसका ये फोकस तो बहुत ग्रेट है, कहा। तब बबलू, हाँ हाँ वो तो सही है, पहले हम जाकर उसका मदद करते हैं, चलो, कहकर दोनों जाकर लोगों को एग करी और चावल सप्लाई करने लगे। ऐसे सबको देने के बाद रॉकी और बबलू दोनों मिलकर मुन्ना को सॉरी कहे। अब उनसे मुन्ना, देखा ना मामू, अगर हम ऐसे आसानी से 2 घंटे मेहनत करेंगे तो बाद में हमारा लायक नौकरी का ट्रायल्स में हम जा सकते हैं। ऐसा जब हमारा मनपसंद नौकरी मिलेगी तब इसे छोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं? कैसा है मेरा आइडिया? कहा। तब वे दोनों तालियां बजाए। ऐसे वे तीनों हर रोज एग चावल बेचते हुए बाकी के समय पर उनका लायक नौकरी के लिए ढूंढने लगे। मैजिकल ट्री एग हाउस। बहुत समय पहले सुमित नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसका कोई नहीं था, मगर उसके पास एक मुर्गी थी। उसे वो मुर्गी बहुत पसंद थी। वो मुर्गी आए दिन 2 अंडे देती थी। सुमित उन्हें पकाकर खाता था। कभी वो मुर्गी एक्स्ट्रा अंडा देती तो वो किसी बच्चे को या कोई गरीब को दे देता था। एक बार सुबह घर के बाहर सुमित अपने मुर्गी को दाना खिलाने के लिए आया और बाहर आके देखा कि एक छोटी बच्ची वहां पर थी। सुमित उस बच्ची को देखकर, अरे इस बच्ची को किसने यहाँ पर छोड़ा है, कहकर यहाँ वहां देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखे। क्वे, क्वे, कहकर रोने लगी। अरे रे, बच्ची को भूख लग रही होगी, अब इसे दूध पिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है ना, ऐसे सोचा कि नहीं। इतने में एक गाय वहां पर आई। गाय को आते हुए देख सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित दूध निकालकर उस बच्ची को पिलाया।
एक दिन वो मुर्गी अचानक से मर गई। सुमित उस मुर्गी को मरा हुआ देख बहुत दुखी हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था। मेरा एकलौता आधार मुर्गी भी मर गई है। अब खाने के लिए भी मेरे पास अंडे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। इस बच्ची का पोषण कैसे करूं? मैं कैसे जीऊं? यूं सोचते हुए उदास बैठा था कि तभी एक स्वामी जी वहाँ पर आए। क्या हुआ बेटा, ऐसे दुखी क्यों हो? सुमित तब उसे जो बीता वो सब बताया। बेटा सुमित, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें नई मुर्गी नहीं दे सकता, मगर उसे फिर से जीवित करूंगा। कहकर उस मरे हुए मुर्गी को जमीन में दफनाने के लिए कहा और उस पर एक पौधे को रखा। तुम्हारी मुर्गी की आत्मा इस पेड़ में रहेगी बेटा। तुम इस मुर्गी का जितना ख्याल रखते थे, वैसे ही इस पेड़ का भी ख्याल रखना। तुम्हें सब अच्छा ही होगा। सुमित स्वामी जी के कहे जैसे ही हर दिन उस पौधे को पानी देने लगा। दिन ब दिन वो पौधा बढ़ते बढ़ते एक महावृक्ष के जैसे बदल गई और उसके ऊपर एक एग हाउस प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित तब उस एग हाउस पर एक सीढ़ी डालकर अंदर जाकर देखा कि बस उसमें 2 सोने के अंडे थे। सुमित उन अंडों को लेकर बेचकर उनसे आए पैसों से उस लड़की को पालने लगा। ऐसे वो हर दिन उस एग हाउस के अंदर से 2 सोने के अंडों को लेकर उन्हें बेचकर गरीब लोगों को अन्नदान और वस्त्रदान करते हुए खुशी से जीने लगा। उस बच्ची का भी अच्छे से देखभाल करने लगा। बैम्बू चिकन कुकिंग। एक समय पर सुभाष नाम का एक रसोइया एक बार अपनी पत्नी के साथ मिलकर नदी के किनारे एक ढाबा शुरू किया। उसके पास रोहित नाम का रसोइया मदद के लिए था। वहाँ आए लोगों को सुभाष का बनाया बैम्बू मशीन का ग्रिल चिकन बहुत पसंद था। एक कस्टमर सुभाष से, सुभाष जी, ये नदी के किनारे ये ग्रिल चिकन खाने का मजा, वाह, अलग ही मजा है जी। ऊपर से ये बैम्बू मशीन का आइडिया बहुत अच्छा है जी, वाह। रोज रोज उस ढाबा पर ज्यादा लोग आने लगे। एक बार सुभाष के पास उसे मुर्गी सरफराह करने वाला मुर्गियों का व्यापार आकर, क्यों भाई सुभाष, दिन ब दिन आपका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि ढाबा शुरू कर लो भाई। तुम सपोर्ट करोगे? श्रीमान, आप मुर्गियों का व्यापार कीजिए, वही आपके लिए सही है। यहाँ बहुत सारा काम होगा, वो सब मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत मैं कर लूंगा भाई। तुम बस वो बैम्बू मशीन बनाकर दे दो, बस बाकी का मैं चला लूंगा। माफ कीजिए भाई, बस वो एक चीज मत मांगिए, ये बैम्बू मशीन ही मेरा निवेश है। ठीक है, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे ये कह रहे हो? मैं देख लूंगा। अगले दिन वो एक ढाबा को सुभाष के ढाबे के सामने शुरू किया। वो देखकर सुभाष की पत्नी, ओ जी, अचानक ये मुर्गियों का व्यापारी ऐसे ढाबा को कैसे शुरू कर लिया? वैसे वो रसोइया है कौन? यूं दोनों देख रहे थे कि इतने में अंदर से रोहित आते ही सुभाष और उसकी पत्नी देखकर दंग रह गए। सुभाष तब रोहित के पास आकर, ये क्या रे, एक बार तो बता सकते थे ना। अगर तुम्हें ढाबा शुरू ही करना था तो हमसे कह सकते थे ना, हम ही कोई प्लान बना कर देते ना। इसमें आश्चर्य में आने वाली क्या बात है? ये मुर्गियों का व्यापारी मेरे पास आकर अच्छा पेमेंट दूंगा कहा, मैं चले गया, बस सिंपल। ठीक है रे, तुम जहाँ भी हो खुश रहो, कहकर चले गया। उस दिन से धीरे धीरे सुभाष के पास आए लोगों की संख्या कम होकर सब मुर्गियों के व्यापारी के ढाबा पर जाने लगे। एक दिन रोहित मुर्गियों के व्यापारी के पास जाकर, श्रीमान, मेरी सैलरी बढ़ाइए, मेरे वजह से आपका व्यापार अच्छा चल रहा है ना। क्या भाई, तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है? मेरी मुर्गियों को मैं बाहर 300 रुपए केजी में बेचता हूँ, लेकिन मुझे वो 100 रुपए में ही मिलते हैं। इसलिए हम ग्रिल चिकन का रेट इतना कम लगाए। सुभाष के ढाबे का रेट से यहाँ के ढाबे में चिकन रेट कम होने के कारण
सब यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे वजह से संख्या बड़ी है, ऐसे मत सोचो, ये याद रखो। रोहित को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन क्या करे वो समझ नहीं पाया, तो वहाँ से चले गया। एक बार सुभाष परेशान बैठा था तो बेटी लक्ष्मी आकर, क्या हो पिताजी, क्यों इतने डल हो? सुभाष तब जो हुआ वो बताया। पिताजी, मुझे पूरी बात समझ आ गई, अब मैं ये संभाल लूंगी। अगले दिन एक स्पोर्ट्स कार में एक रिच फेलो मुर्गियों के व्यापारी के पास जाकर, हे लुक मैन, मैं यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाने की सोच रहा हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। 5 स्टार होटल? यहाँ वो सब बेकार हो जाएगा जी, यहाँ कोई नहीं आता। नहीं, यहाँ रोहित नाम का कोई खाना बनाने वाला है, वो बहुत अच्छा बनाता है, सुना है, वो बहुत फेमस हो गया है। हमारे गांव में उस रोहित के बारे में ही बात करते हैं। वो बातें सुनकर रोहित वहाँ आकर, बताइए, मैं ही रोहित हूँ। अरे इसका उतना सीन नहीं है जी, बस एवरेज खाना बनाता है। शायद आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया होगा। देखो रोहित, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख तनख्वाह दूंगा। यही एक बड़ा सा 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, तुम संभल पाओगे? रोहित बिना एक क्षण सोचे, श्रीमान, मुझे 1 लाख दोगे तो होटल को पूरा मैं संभाल लूंगा। ये लो एडवांस, अब से तुम मेरे पास ही काम करोगे, कहकर पैसे दिया। मुर्गियों का व्यापारी क्या करे समझ नहीं पाया। मुर्गियों का व्यापारी कई खाना बनाने वाले को लेकर आया, लेकिन कोई भी ठीक से खाना नहीं बनाने के कारण व्यापार ठीक से नहीं चला, तो वो ढाबा को बंद कर दिया। शहर में वो रिच फेलो लक्ष्मी को, सुभाष को रोहित के पास लेकर आया। रोहित उन तीनों को देखकर पूरा प्लान समझकर, ओ सुभाष, क्या प्लान बनाए, वाह, आखिरकार मुझसे होटल बनवा रहे हो। मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब से रोहित उस 5 स्टार होटल में अच्छे से व्यापार करके जीने लगा। अंडा पाव भाजी वाले की सफलता। मुकेश नाम का एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मेंद्र था। वो बहुत समझदार था। मुकेश आए दिन ऑटो चलाते हुए दुकानों में अंडे बेचता था। गिनती करने में कमजोर होने के कारण हिसाब रखने के लिए एक किताब में किस किस को कितने पैसे दिए और किसने उसे पैसे दिए, सब उस किताब में लिख के रखता था। फिर भी कोई ना कोई उसे ठगता रहता था। उसी गांव में भूपति नाम का एक पाव भाजी बेचने वाला रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। वो एक बार मुकेश के पास आकर, देखिए मुकेश भाई, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। घर में पूरे 12 लोग रहते हैं। बच्चे और बूढ़ों को रोजाना अंडे खाने की आदत है। आप अगर आए दिन अंडे सरबराह करेंगे तो शाम को रेडी के पास आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। मुकेश तब ठीक है कहकर आए दिन ऑटो पे उसके घर जाकर अंडे सरबराह करता था और शाम के समय भूपति के दुकान के पास जाकर पैसे लेता था। एक बार भूपति, आइए भाई आइए, पाव भाजी, आलू टिक्का पाव भाजी, मसाला पाव भाजी, दही पाव भाजी, घी रोस्ट पाव भाजी, यूं पुकार रहा था। मुकेश तब भूपति के पास आकर, भूपति, आज मैंने तुम्हारे घर में 30 अंडे दिए, उसके पैसे दे दो। हरदंग के जैसे ही भूपति पैसे निकालकर उसे दे दिया। उस रात मुकेश घर में पैसे गिनते हुए, अरे ये क्या, हर एक व्यापारी के पास पैसे लिए जैसे तो यहाँ हिसाब है, मगर हर दिन थोड़े पैसे कैसे कम हो रहे हैं, यूं सोचने लगा। तभी धर्मेंद्र आकर, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुकेश तब जो बीता वो सब बताया। पिताजी, एक बार वो हिसाब का किताब मुझे दो, कहकर हिसाब देखने लगा। थोड़ी देर के बाद धर्मेंद्र अपने पिता के पास आकर, पिताजी, सब आपको पैसे ठीक से ही दे रहे हैं, मगर वो पाव भाजी भूपति ही आपको हर दिन 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? अगले दिन मुकेश धर्मेंद्र दोनों भूपति के पास जाकर भूपति से, मुकेश, देखिए भूपति जी, आप हर बार 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहे हैं, शायद आपसे कोई गलती हो गई है, एक बार आप हिसाब करके देख लीजिए। क्या भाई, तुम्हें गिनती नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गिनती नहीं आती। वैसे इतना बड़ा व्यापार चला रहा हूँ, उतना छोटा हिसाब नहीं रख सकता क्या मैं? नहीं, हम सब ठीक से गिनती करके ही बोल रहे हैं, हमें भी हिसाब करना आता है, अगर चाहे तो ये किताब देख लो, कहकर उसे किताब दिखाने लगा। तो भूपति उस किताब को लेकर दूर फेंक दिया। धर्मेंद्र को तब बहुत गुस्सा आया।
ये क्या, हम अपने पैसे पूछ रहे हैं तो आपने ऐसे किताब को फेंक दिया? नहीं तो क्या। क्यों भाई मुकेश, एक तरफ इतने बड़े व्यापारी के ऊपर तुम्हारा बेटा निंदा कर रहा है तो तुम ऐसे चुप कैसे बैठ रहे हो? कहकर मुकेश को पूछा। धर्मेंद्र को गुस्सा आकर, क्या बड़ा व्यापार? ये कोई बड़ा व्यापार है क्या? तुम्हारे मिलावटी मसालों को खाकर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पता है क्या तुम्हें? क्या हम ऐसे व्यापार नहीं कर सकते? ओह ऐसा क्या, तुम मुझसे ही मुकाबला करोगे? ठीक है रे, व्यापार शुरू करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे चलाओगे। उस शाम बाप बेटे दोनों मिलकर बात करने लगे। क्यों बेटा, तुमने जल्दबाजी में उसे चैलेंज क्यों किया? हम अंडे बेचते हुए अच्छे से जी रहे हैं ना। धर्मेंद्र, तब आप रुके पिताजी, आपको कुछ पता नहीं। सच में भूपति घटिया पाव भाजी बनाता है, उसके वजह से मेरे दोस्तों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं एक नया डिश तैयार करने वाला हूँ, उसका नाम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी सुनने में तो अजीब है बेटा। हाँ पिताजी, अंडा पाव भाजी ये सबको पसंद आएगा। अंडों को भुर्जी के जैसे बनाकर बन के अंदर लगाए तो अंडा पाव भाजी तैयार हो जाएगा। मुकेश को वो आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन धर्मेंद्र एक छोटा सा पाव भाजी सेंटर शुरू किया। आइए भाई आइए, हमने नया पाव भाजी सेंटर खोला है, यहाँ का स्पेशल आइटम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी कहकर पुकारने लगा। गांव वाले सब, ये क्या, यहाँ वैरायटी अंडा पाव भाजी बेच रहे हैं कहकर सब वहाँ आकर खाने लगे। उसका स्वाद पसंद आने के कारण बहुत कम समय में ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे लोग भूपति के पाव भाजी सेंटर को जाना बंद कर दिए और धर्मेंद्र के पाव भाजी खाने लगे। बाप रे, अब से समझदार और पढ़े लिखे लोगों से पंगा लेना नहीं चाहिए, सोचा और तब से ईमानदारी से जीने लगा। अंडा चोर। निर्मलानंदा स्कूल मास्टर था, बहुत अच्छा आदमी था। अनाथ बच्चों को घर पर ही भोजन खिलाकर पढ़ाता था। मास्टर जी, क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं? बेचारे वे अनाथ बच्चे हैं, उन्हें कम से कम कोई पढ़ा भी नहीं सके तो वे इस दुनिया में कैसे जिएंगे? फिर वो अपना पेट भरने के लिए गलत काम करने लगेंगे। बस मेरे हाथ से जितना होता है उतना उनके लिए करता हूँ। उसका एक दोस्त था, उसका नाम भरद्वाज था। उसके पास एक मुर्गियों का फार्म हुआ करता था। वो आकर बच्चों को एक सैंडविच दिया करता था। क्यों भरद्वाज, ये सब जो तुम संहार बनाते हो उसमें क्या ताकत होती है? बच्चों को देखो कैसे कमजोर पड़ रहे हैं। पौष्टिक आहार होगा तो ही तुम जो पढ़ा रहे हो वो दिमाग में जाएगा ना। और तो मैं कल से रोज अंडे भेजूंगा, उससे उनको कुछ प्रोटीन विटामिन मिलेंगे। कहकर तब से रोज वहाँ अंडे भेजा करता था। भरद्वाज का एक भांजा भी था, उसका नाम था कृष्णा। वो बचपन से ही अपने मामा के पास ही बड़ा हुआ, पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अपने मामा की बात वो बहुत मानता था। भरद्वाज के घर पर ही रहकर घर का काम, मुर्गियों का फार्म की देखभाल सब करता था। रे कृष्णा, निर्मलानंदा मास्टर को रोज जाकर 25 अंडे देकर आना होगा। उसके पास अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए अंडे भेजूंगा, ये मैंने उससे वादा किया है। कृष्णा अपने मामा के कहने पर रोज निर्मलानंदा के घर जाकर अंडे देकर आता था। एक दिन भरद्वाज को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। कृष्णा बहुत रोया। एक दिन कृष्णा एक बुट्टी में मुर्गियों के अंडे को रखकर निर्मलानंदा के घर के लिए निकल रहा था। तब भरद्वाज की पत्नी, रे क्या है वो, कहाँ लेकर जा रहे हो? मुर्गी के अंडे है मामी जी, मास्टर जी के घर रोज अनाथ बच्चों के लिए लेकर जाता हूँ ना। तुम्हारे मामा को तो अक्ल नहीं थी, तुम्हें भी नहीं है क्या? ऐसे रोज अनाथ बच्चों को अंडे बांटते रहोगे तो आखिर में हमारे लिए क्या बचेगा? आज मुर्गी के अंडे दे रहे हैं, कल वे मुर्गी मांगेंगे मुफ्त में। वो बुट्टी अंदर रखो, जाओ, यूं डांटी। नहीं मामी जी, बेचारे वे बच्चे, बड़ा आया बांटने, किसका जायदाद कौन बांट रहा है, हाँ? कहते हुए उसे और डांटी। कृष्णा फिर चुपचाप वो बुट्टी को अंदर रख दिया। कृष्णा फिर वहाँ से निकलकर चलते हुए एक बड़े रोड पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद से, रोज उन अनाथ बच्चों को अंडे भेजूंगा, ये वादा अगर मामा जी का झूठा निकल गया तो स्वर्ग में मेरे मामा जी के आत्मा को तकलीफ होगी। मुझे कुछ तो करना चाहिए, सोचा। तब रोड पर एक ट्रॉली को जाते हुए देखा।
उस ट्रॉली में मुर्गी के अंडे का ट्रे रखा हुआ था। उन्हें देखकर कृष्णा मन में, बच्चों को अंडे देने के लिए मामी तो कभी मानेगी नहीं। बच्चों के लिए भरद्वाज मामा के दिए वादे को किसी भी हालत में नहीं टूटने दूंगा। उसके लिए भले ही मैं चोर बन जाऊं, सोचा। इतने में दूर से एक और अंडे की ऑटो ट्रॉली आते हुए देखकर तुरंत पेड़ पर चढ़कर एक डाली पर बैठ गया। वो ट्रॉली पेड़ के पास आते ही पेड़ की डाली से झुककर अच्छे से एक ट्रे को ऊपर खींचा। ऑटो ट्रॉली निकल गई। फिर वो ट्रे पकड़कर ध्यान से नीचे उतरकर मुर्गी के अंडों का हिसाब करते हुए 30 अंडे हैं, रोज ऐसे करके अंडे देना होगा उन्हें, सोचकर मास्टर को वो अंडे दिया। ऐसे रोज करने लगा। एक दिन ऑटो ट्रॉली ड्राइवर से शॉप ओनर, क्या भाई, एक हफ्ते से 40 ट्रे के लिए सिर्फ 39 ट्रे ही दे रहे हो? रास्ते पर अंडे कहीं बेच रहे हो या तोड़कर पी रहे हो? माँ की कसम जी, वहाँ माल चढ़ाने के बाद सीधा यहीं पर आ रहे हैं। रास्ते पर अंडे कैसे गायब हो रहे हैं कल पता लगाऊंगा। अगले दिन सामान चढ़ाकर ऑटो ट्रॉली ड्राइवर वहाँ प्रॉपर्टी से, महेश भाई, आप जरा अपने बाइक पे मेरे ऑटो के पीछे आओ। रास्ते पर अंडों का ट्रे कैसे गायब हो रहा है देखकर बताओ। महेश बाइक पर आने लगा। कृष्णा पेड़ पर तैयार था। दूर से ऑटो ट्रॉली नजदीक आते ही एक ट्रे को ऊपर खींचते ही पीछे से आ रहा महेश, चोर चोर! यूं चिल्लाकर पेड़ के नीचे बाइक रोका। आगे जा रहा ऑटो ट्रॉली ड्राइवर भागते हुए आया। अंडों का ट्रे लेकर नीचे उतरा कृष्णा ट्रे महेश को देकर हाथ जोड़ते हुए, भाई मैं मेरे लिए चोरी नहीं कर रहा हूँ, अनाथ बच्चों की भूख मिटाने के लिए कर रहा हूँ, कहते हुए पूरी बात बताया। तुम जाकर सामान शॉप में रखो, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि जो ये बोल रहा है वो सच है कि नहीं। महेश कृष्णा के साथ जाकर सब देखकर वो अंडों का ट्रे मास्टर को देकर, श्रीमान, इन बच्चों को अब से मैं अंडे भेजूंगा। ये कृष्णा ने भले ही चोरी किया लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, ये समझ आ गया। अच्छा इंसान है, ये मान गया तो अब से मेरे साथ ही रहेगा। अब से मुर्गियों का फार्म वही संभालेगा। थैंक यू सर।